प्रसाद यादव और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर राज्य स्तरीय जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना को संबोधित करते हुए भाई दिनेश ने कहा कि जब तक देश के सभी नागरिक को एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति नहीं बन पा रहा, तब तक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत, गरीब, आदिवासी को 65% आरक्षण जरूरी है। भाई दिनेश ने कहा कि भारतीय नीति के अनुसार आरक्षण एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों, विधानमंडलों आदि में निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की जाती हैं। इस कानून के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है और समतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है। ये निर्णय एक जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की आवश्यकता बताई गई थी। भाई दिनेश ने कहा कि 65% कोटा को लागू करने के लिए बिहार विधानसभा ने बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के जन्मदिन 11 नवंबर 2023 में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। भाई दिनेश ने कहा कि आरक्षण जो हाशिए पर रह रहे वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिए बनाया गया है। ये समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में प्राथमिकता देता है। भाई दिनेश ने कहा कि नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की। ये निर्णय एक जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की आवश्यकता बताई गई थी। इस 65% कोटा को लागू करने के लिए बिहार विधानसभा ने नवंबर 2023 में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। भाई दिनेश ने कहा कि एक साजिश के तहत बिहार सरकार द्वारा आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर की गई है। पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 65% कोटा इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन है। न्यायालय ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार का निर्णय सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं था, बल्कि इन समुदायों की आनुपातिक आबादी पर आधारित था। न्यायालय ने यह भी कहा कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस (EWS) कोटा के साथ विधेयक ने कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया है, जो असंवैधानिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, $800 प्रतिवर्ष से कम, जो राष्ट्रीय औसत का 30% है। इसकी प्रजनन दर सबसे अधिक है और केवल 12% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 35% है। राज्य में देश में सबसे कम कॉलेज घनत्व है तथा 30% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। बिहार की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का हिस्सा 84.46% है, लेकिन सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं है। आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ICDS) केंद्रों में सुधार लाने, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने तथा इंटरैक्टिव और प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षण विधियों की ओर रुख करने के लिए शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन (RTE) फोरम की सिफारिशों को लागू करना, व्यवसायों को आकर्षित करने और एक नौकरी बाजार बनाने के लिए SIPB (सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ बढ़ते उद्योगों के साथ कौशल निर्माण कार्यक्रम विकसित करना, समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचा, बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए उन्नत सिंचाई प्रणालियों में निवेश करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक मजबूत परिवहन नेटवर्क विकसित करना, कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने और अधिक सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सामाजिक वर्गीकरण से निपटने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करना,
50% सीमा से अधिक आरक्षण वाले अन्य राज्य छत्तीसगढ़ 72%, तमिलनाडु 69% हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्य प्रत्येक 80%। लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण है। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिए पर रह रहे वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिए बनाया गया है। ये समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों को रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में प्राथमिकता देता है। वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया था। आरक्षण के लाभ और हानि। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों एससी, एसटी के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करके समान अवसर उपलब्ध कराना। सामाजिक गतिशीलता और सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ता है। इसे जाति व्यवस्था को कायम रखने के रूप में देखा जा सकता है। हो सकता है कि आरक्षित श्रेणियों के सबसे योग्य लोगों तक इसका लाभ न पहुंच पाए। कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाता है। आरक्षित श्रेणियों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे सामान्य श्रेणी के अधिक योग्य उम्मीदवारों की तुलना में कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है। ये संस्थाओं और सरकार में विभिन्न प्रकार की मतों की गारंटी देता है। सामाजिक समावेशन और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। वर्तमान सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं, आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत धनी व्यक्ति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। क्रीमी लेयर। आरक्षित श्रेणियों में समृद्ध वर्ग, धनी को शामिल न करके सबसे वंचित वर्ग को लक्ष्य बनाने का प्रयास किया गया है। क्रीमी लेयर को परिभाषित करना और पहचानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे विशेष समूहों की ओर से भी इसका विरोध हो रहा है। आर्थिक उत्थान। शिक्षा में आरक्षण से आरक्षित श्रेणियों के लिए बेहतर रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक असमानताओं को सीधे संबोधित नहीं करता। भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? भारतीय संविधान का भाग 16 केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश भी शामिल है। अनुच्छेद 15(6) खंड 4 और 5 में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में निश्चयात्मक विभेद, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अथवा आरक्षण के आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4)(a) अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के नागरिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान 77वां संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना था। तत्पश्चात आरक्षण देकर पदोन्नत किए गए एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पारिणामिक वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान 85वां संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 16(4)(a) को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 16(4)(b) राज्यों को एससी और एसटी वर्ग के नागरिकों के लिए विगत वर्ष की रिक्त आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने की अनुमति देता है। इसे 81 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 16(6) किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233 प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का भी ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। भारत में आरक्षण से संबंधित विकास का क्रम क्या है? इंदिरा साहनी निर्णय 1992। न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां उल्लंघन का कारण न बने, ताकि अनुच्छेद 14 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार सुरक्षित रहे। इस 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है, पदोन्नति तक विस्तारित नहीं होता है। इसमें विस्तार करने का नियम वैध है, लेकिन ये 50% के अधीन है। निर्णय के अनुसार पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) कोई अलग नियम नहीं है और यह अनुच्छेद 16(1) को रद्द नहीं करता है। अनुच्छेद 16(1) एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है। अनुच्छेद 16(1) इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से संपन्न को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया। हालांकि इसने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को इस अवधारणा से बाहर रखा। 85वां संशोधन अधिनियम 2001। इस अधिनियम के द्वारा आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा प्रारंभ की। ये जून 1995 से पूर्व प्रभाव से लागू हुआ। परिणामी वरिष्ठता से तात्पर्य आरक्षण नियमों के माध्यम से पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान करने की अवधारणा से है। एम नागराज निर्णय 2006। इस निर्णय द्वारा आंशिक रूप से इंदिरा साहनी के फैसले को उलट दिया। इसने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति चाहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा का सशर्त विस्तार का प्रस्तुतिकरण किया। यह अवधारणा पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर लागू थी। निर्णय में राज्यों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गईं। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता। राज्य को ये प्रदर्शित करना होगा कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। क्रीमी लेयर बहिष्करण। आरक्षण का लाभ एससी, एसटी के क्रीमी लेयर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। दक्षता बनाए रखना। आरक्षण से समग्र प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जर्नैल सिंह बनाम भारत संघ 2018। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डेटा संग्रहण पर अपना रुख बदल दिया। राज्यों को अब मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यों को पदोन्नति के लिए आरक्षण कोटा लागू करते समय एससी, एसटी समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसने सरकार को एससी, एसटी सदस्यों के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति को अधिक आसानी से लागू करने की अनुमति प्रदान की। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें केंद्र सरकार की नौकरियों के साथ साथ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसे अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन करके पेश किया गया तथा अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया। इसे अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी
के लिए 50% आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। इसमें 103 संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 3-2 के बहुमत से निर्णय में न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा। इसने सरकार को वंचित सामाजिक समूहों के लिए मौजूदा आरक्षण के साथ साथ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। आगे की राह। आराम के साथ योग्यता पर ध्यान देना। एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देना जो पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में कुछ छूट देते हुए योग्यता पर जोर देती है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि इन समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को स्वीकार्य योग्यता स्तर बनाए रखते हुए बेहतर अवसर मिले। विभिन्न स्तरों और विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व का आकलन करना आवश्यक है। इस डेटा का उपयोग आरक्षण कोटा भरने के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करने में किया जा सकता है। आरक्षण के कारण अयोग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति मिलने की चिंताओं को स्वीकार करें। पदोन्नत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के लिए कठोर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम जैसे समाधान प्रस्तावित करें, ताकि कौशल संबंधी किसी भी अंतर को पाटा जा सके तथा ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी नई भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल कर सके। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। इस बात पर जोर दें कि आरक्षण दीर्घकालिक सामाजिक न्याय और पदोन्नति में समान अवसर प्राप्त करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। ऐसे समानांतर पहलों की वकालत करें जो इन समुदायों के लिए शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करें, जिससे अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आरक्षण की आवश्यकता न हो। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में आरक्षण नीति की भूमिका, साथ ही इसकी चुनौतियों तथा सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। व्यवस्था को अधिक प्रभावी तथा न्यायसंगत बनाने के उपाय सुझाएं। वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर घातीय 3 गुना हो गई है। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी मूल संरचना को परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उन आदर्शों को संरक्षित करने हेतु न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है जिस पर संविधान आधारित है। शक्तियों की सीमा कानून के समक्ष समानता, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए। क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है?